खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फरवरी की 3 तारीख सन 2025 और हफ्ते का पहला दिन। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर सुबह आपके सामने आते हैं तो खबर का पिटारा खोलते हैं। खबर न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक सियासी, समाजी और इक़्तिसादी मामलात पर होती है, बल्कि मुल्क की सियासत पर भी हमारी नज़र रहती है। और साथ साथ खबर हम आपको बताते हैं कि आलम दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इन दिनों ट्रंप सुर्खियों के अंदर है, एक के बाद एक बड़ा बयान और हुक्मनामा जारी होता है। आज भी एक और खबर आपको बताएंगे और साथ साथ रवांडा भी आपको लिए चलेंगे, जहां से एक और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली पर आज सबकी नजर रहेंगी, दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर, जहां गुज़श्ता दिनों बजट तो पेश हुआ, लेकिन आज ऐवान के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और क्यों सबकी नजरें ऐवान पर रहेंगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। पल पल का आपको अपडेट करेंगे। 10 बजे तक खबरों का पिटारा खोलते रहेंगे, लेकिन आखिरी 10 से 12 मिनट का वक्त होगा जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। आप कॉल करेंगे, अपने मसाइल मामलात हुकूमत की नजर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज को सुने, मामलात को सुने, हल करने की ओर एक कोशिश करें। फिलहाल टाइप फॉर्मेट होता है और सबसे पहले हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं और आज 3 फरवरी को माजी में क्या कुछ हो चुका है फटाफट से रखेंगे आपके सामने मेरे साथी आसिफ रशीद, जिसके बाद खबरों का सफर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आप हमारे साथ न सिर्फ टेलीविजन चैनल पर इस वक्त हमें देख सकते हैं, बल्कि हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी जरूर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर पल आप खबरों से बाखबर रहे। फिलहाल इब्तिदा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे और आज पीर का दिन है, नई सुबह, नए हफ्ते का आगाज, एक नया दिन सूरज की नई किरणों के साथ, एक नए प्रोग्राम की शुमारे के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। इब्तिदा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज अहम तरीन वाक़यात हैं हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, उनमें चंद इंसिडेंट्स या जो वाक़यात हैं वो आपके सामने रखें। 1783 में इटली के कैलिब्रिया के अंदर तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया, 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। और आज ही के दिन ये अफसोसनाक वाक़या, जिस पर इटली में न सिर्फ इटली के अंदर बल्कि मुनक़ा हिस्सों के अंदर भी आज के दिन तक़रीबात होती हैं और तमाम लोगों को याद किया जाता है। फरवरी की 3 तारीख को 1797 में इक्वाडोर की राजधानी क्यूटा के अंदर भी शदीद ज़िलज़ले में 41,000 से ज़्यादा अमवात हुई। 1628 में मुगल हुक्मरान शाहजहां आगरा में आज ही के दिन तख्त नशीन हुआ, इक़्तिदार संभाला। 25 बरस कबल 1999 में जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टी जमहूरी जनता दल का दोबारा क़याम आज के दिन हुआ। 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर आज के दिन ही 3 फरवरी को मुंतखब हुए। 1847 दिन आज का, जब मैरीलैंड में अमेरिका की पहली टेलीग्राफ कंपनी कायम की गई, दिन आज का था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1861 में लोकमान्य तिलक के रोजनामा अखबार केसरी के पहले शुमारा जो दुनिया के सामने आया, इसकी अशात हुई और दौरे हाजिर में यह अखबार पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। 1920 में लंदन से जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहली फिजाई सर्विस का भी आगाज हुआ, आज ही का दिन था। 1794 में फ्रांस ने गुलाम रिवायत का खात्मा कर दिया, सरकारी तौर पर यह ऐलान करके कि मुल्क के अंदर इस तरह का निज़ाम अब कायम नहीं रह सकता। 1783 में हस्पानिया ने अमरीकी आज़ादी को आज ही के दिन तस्लीम किया। एक तवील मुद्दत या जद्दोजहद के बाद, जहां तकरीबन 600 बरसों से ज़ायद की एक तवील मुद्दत तक मुसलमानों का भी दौर गुजरा, हुकूमतें की, लेकिन 1783 में बिलाखिर वो दिन आया जब अमरीकी आज़ादी तस्लीम करने का फैसला हुआ। 1948 में श्रीलंका को बरतानवी हुकूमत से आज़ादी आज के दिन मिली और आज श्रीलंका आज़ादी का दिन मना रहा है। 1932 में न्यूयॉर्क के लेक प्लेसिड में तीसरे सरमाई ओलंपिक्स खेलों का आगाज आज ही के दिन हुआ था। ये बड़े और अहम तरीन वाक़यात, बड़े इवेंट्स, बड़ी घटनाएं हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रखी हैं। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की होगी। मुख्तलिफ खबरें हैं मुख्तलिफ हिस्सों से और एक एक करके अपडेट्स अब तक पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत दारुल हुकूमत दिल्ली से, जहां आज सबकी नजरें उस पार्लियामेंट पर या उस ऐवान पर जहां बजट पेश किया जा चुका है, लेकिन 48 घंटे बाद बजट पर बहस और शुक्रिया की तहरीक भी पेश की जाएगी। इस दरमियान आज सबकी नजरें वक्फ तरमीमी बिल की जेपीसी से मुतल्लिक रिपोर्ट पर रहेंगी, जिसके आज पेश किए जाने का इम्कान ऐवान के अंदर है और जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने जरा वक्फ के हवाले से रखें। आज ऐवान के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी, जिन्होंने अपना काम मुकम्मल करने का दावा पेश किया है, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो स्पीकर लोकसभा ओम बिरला को सौंप दी थी और आज खबर यह है कि वक्फ तरमीमी बिल
पर जेपीसी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। ये याद रखिएगा, ये रिपोर्ट तब पेश की जा रही है जब हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरों की तरफ से इस पर एतराज भी किया गया कि सही तरीके से काम नहीं हुआ और अपना डिसेंट नोट यानी नाराजगी के नोट्स भी लिखे। ताहम इतलात और खबर ये है, हिज़्ब इख्तिलाफ ये मान रहा है कि जो डिसेंट नोट्स तहरीर किए गए थे वो इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट से हटा दिए गए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जो मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तहरीर कर दिया कि उनकी तरफ से जो कुछ भी तहरीर किया गया था डिसेंट नोट पर, उसे हटा दिया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। जगदम्बिका पाल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सरबराह थे, वक्फ तरमीमी बिल 2024 को लेकर उनकी तरफ से आज बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के अंदर बजट इजलास के दौरान इस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक और लोकसभा सेक्रेटरीट के मुताबिक जो बिजनेस कल रात देर गए जो कार्रवाई रात देर गए जारी कर दी गई है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, उसके हमरा संजय जायसवाल साहब होंगे जो इस रिपोर्ट को 2 ज़बानों में ऐवान के अंदर रखने जा रहे हैं। एक हिंदी के अंदर कॉपी होगी, एक ट्रांसलेशन वर्जन होगा अंग्रेजी के अंदर, और ये रिपोर्ट आज सुबह यानी थोड़ी देर के बाद जब ऐवान की कार्रवाई शुरू होगी यहां पर पेश कर दिया जाएगा। जगदम्बिका पाल का मानना है कि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ जुमेरात को मुलाकात की थी, जिस दौरान उन्होंने फाइनल रिपोर्ट उन्हें सौंप दी थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस रिपोर्ट को अब टेबल करने की बारी भी आ रही है। अमेंडमेंट जो बिल आया था उसमें कुल मिलाकर 44 तरमीमें थी, 44 क्लासेस सामने रखे गए थे, जिनमें तकरीबन 14 क्लासेस पर एक बड़ी तरमीम की गई और यह कहा गया कि इस वक्त के असासे जो है इनका बराह रास्त फायदा जो है वो यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं को मिलना चाहिए, न कि उन सरमायादारों को या सियासतदानों को जो बराह रास्त इससे मुंसलिक रहे हैं। एक बड़ी खबर कि आज वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंप दी गई थी, उसे आज ऐवान के सामने रखा जाएगा। अब देखना होगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान, जिनमें कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, दीगर मेंबरान भी है, वो इस वक्त क्या कुछ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। लेकिन सबकी नजरें लोकसभा पर रहेंगी, जहां पर वक्फ तरमीमी बिल की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को आज टेबल किया जाएगा। और इतलात हैं कि आज ही हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी भी शुक्रिया की तहरीक पेश करेंगे। ज़बरदस्त हंगामे के आसार हैं, इस ताल्लुक से भी मुसलसल अपडेट आपको किया जाएगा। लेकिन दिन में चूंकि इस पर कॉन्टीन्यूसली हमारी नज़र इसलिए भी रहेगी, आज जब चूंकि बजट पेश किया जा चुका है तो दीगर मामलात भी हैं जिनमें महाकुंभ के अंदर भगदड़ और ये सारी चीज़ें जिन पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। अब जब बात महाकुंभ की हुई है तो खबर ज़रा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी आपको बताते चले। अब आज चूंकि 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं और महाकुंभ के इस मेले में अकीदतमंदों के लिए हिफाजती इंतजामात के हवाले से काफ़ी सवालात हुकूमत पर या इंतजामिया पर उठे हैं। 29 तारीख को भगदड़ मची, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई, तकरीबन 5 दर्जन से जायद अफराद जख्मी हुए और हुकूमत पर कई तरह के इल्जामात लगे, जिस पर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट की तरफ से जवाब भी वक्तन फवक्तन दिया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी नजरें हैं, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर उस मामले पर समाअत होने जा रही है जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत अकीदतमंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुई है। हिफाजती इक़दामात के हवाले से एक दरख्वास्त या अर्जी आप कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 के तहत बुनियादी हुकूक या फिर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह हुकूमत की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका नतीजा ये था 29 जनवरी को भगदड़ मची और मसावात और ज़िंदगी के जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हुई। और उसके बाद इल्ज़ामात हुकूमत पर यह भी कि असल नंबर जो है अमवात का वो छुपाया गया, हालांकि बार बार इस पर जवाब भी हुकूमत की जानिब से दिया गया। आज बाज़ाब्ता तौर पर एपेक्स कोर्ट के अंदर या अदालत उज़्मा में इस हवाले से समाअत होनी है और इतलात ये हैं कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जिनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो विशाल तिवारी की तरफ से जो PIL दाखिल की गई है, मफाद आमा की इस अर्जी पर समाअत की जाएगी। और एक तो कि ये जो इल्ज़ाम लगा है कि जो बुनियादी हुकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी वायलेशंस हुई हैं, उसका जवाब तलाशने की कोशिश। दूसरा, भगदड़ मचने तक या भगदड़ मचने के बाद 29 और 30 तारीख के बाद जो हिफाजती इंतजामात खासतौर से अकीदतमंदों के लिए, क्योंकि करोड़ों लोग एक साथ आज भी स्नान कर रहे हैं,
तो शाही स्नान से पहले, बाद में और ये जो बीच वाला दौरान वक्फा गुजरा है या दौरानिया है, इसमें जो हलाकतें हुई हैं, जो सवालात उठे हैं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस और उनके मॉर्निंग जजों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को मजीद कोई हिदायत दी जा सकती हैं। लेकिन आज 11 बजे के बाद इस समाअत पर भी सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें हैं। सुप्रीम कोर्ट पर आज नजर होगी और अर्जी गुजार ने 1954 का भी हवाला दिया, जब कहा कि बगदाद के अंदर 800 लोग मरे और उसके बाद सूरत हाल को बेहतर बनाने का हर वक्त दावा भी किया। और कुंभ मेला जो प्रयागराज के अंदर लगता है, वहां पर ये सूरत हाल बनी। और उसके साथ साथ 1986 का भी जिक्र किया गया, जब तकरीबन 40 के करीब लोग मरे, 140 के करीब लोग जख्मी हुए। और 2003 का वाकया भी सामने रखा, जब नासिक के अंदर सूरत हाल इस तरीके की बनी और ये कहा गया कि मरकज और रियासती हुकूमती इदारे जो हैं, जिन्हें इन इक़दामात से सीखना चाहिए था, शायद वो इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस बीच हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत जो है वो आंकड़े छुपा रही है, फिगर्स को सामने नहीं रख रही है। और हुकूमत का मानना है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हर एक काम कर रही है और तमाम दुनिया की नज़रें डिजिटलाइज इस वक्त महाकुंभ पर लगी हुई है, जहाँ पर करोड़ों लोग हर दिन आकर आस्था के अंदर डूब कर संगम के मकाम पर जो है वो डुबकियां भी लगाते हैं। ये तो थी बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर आज सबकी नजर रहेगी दारुल हुकूमत पर। लेकिन जरा दारुल हुकूमत से बाहर का जिक्र भी करते हैं और बात करते हैं कांगो रियासत की। मुल्क कांगो के अंदर एक बार फिर अदम इस्तेकाम देखने को मिल रहा है और मुसल्लह अफराद की तरफ से पेशकदमी का सिलसिला जारी है। और यही वजह है कि कांगो के अंदर जो भारतीय एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने कांगो के अंदर भारत के रहने वाले लोगों के लिए तीसरी मर्तबा एडवाइजरी जारी कर दी है। और ये एडवाइजरी तब जारी कर दी गई है जब मुसल्लह ग्रुप कांगो के आसपास, दारुल हुकूमत के आसपास, जोहान्सबर्ग के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब उनका वापस जाना ही बेहतर होगा। एम्बेसी की तरफ से 3 बैक टू बैक एडवाइजरियां जो है वो जारी कर दी गई हैं। और फिल वक्त कांगो मुल्क के अंदर तकरीबन 1000 के करीब भारतीय शहरी मौजूद है, जो मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। लेकिन मुसल्लह अफराद जो रवंडा के अंदर है, M23 रेबल जिनको कहते हैं, वो लगातार इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और गोमा शहर के आसपास को उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। और ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए एम्बेसी जो वहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर इतवार की शब को भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश रही है। मुसल्लह अफराद की आमद का सिलसिला बढ़ रहा है, हुकूमती इदारे गैर फाल हो रहे हैं। और इस बीच जो रियासत के अंदर मौजूद भारतीय हैं, उन्हें वापस ले जाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। और ये साफ कर दिया गया वहाँ पर भारतीय शहरियों को कि आप अपने असनाद यानी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा डॉक्यूमेंट है, फिर पासपोर्ट है, दीगर चीज़ें, उनको तैयार रखें और उन्हें किसी भी वक्त कांगो से बाहर निकाला जाएगा। और इस ज़िमन में मरकजी हुकूमत भी इस सूरत हाल पर तमाम नज़र रखे हुए हैं, जहाँ पर 1000 के करीब लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें वापस निकालने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। और रवांडा के अंदर मुसल्लह ग्रुप जो M23 के नाम से भी जाना जाता है, वो एक के बाद एक शहर पर कब्जा कर रहा है और सूरत हाल वहां पर इंतहाई मखदूद हो चुकी है। ये कांगो का सूरत हाल है, जहां पर तकरीबन 1000 के करीब भारतीय भी रिहाइश पजीर है। अब फटाफट से चलते हैं जी आगे, जरा कांगो के बाद उस मुल्क की बात करते हैं जहां पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहती है और उस नए सदर की बात करते हैं जो आते ही हर दिन नया फरमान या बयान जारी करता है। और नया फरमान और बयान जारी करने के साथ ही दुनिया भर की सियासत के अंदर गर्माहट भी पैदा कर चुका है। फलस्तीन को लेकर अमेरिकी सदर के बयान पर अरब लीग ने अगरचे रद्द-ए-अमल पहले ही दे दिया है, ताहम अब एक और बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया है और कनाडा को अपनी 51वीं रियासत बनाने का ख्वाब शर्मंदे ताबीर बहुत जल्द किया जाएगा। और इस ज़िमन में डोनाल्ड ट्रंप के कल के बयान के बाद दुनिया भर के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्म। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद ये 22वां बड़ा फैसला होगा अगर इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती है। कनाडा जो मौजूदा वक्त में एक मुल्क की हैसियत से काम करता है, लेकिन अमेरिका को यूनाइटेड बनाने के दावे और बातें बड़े पैमाने पर इस वक्त भी ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं। इन सब के बीच में कनाडा को जहां कल ही टैक्स वॉर का आगाज हुआ, दूसरी तरफ से एक और बड़ा फैसला हुआ, 25% के आसपास टैक्स लगा दिया गया कनाडा की तरफ से, जहां पर अबूरी हुकूमत काम कर रही है जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भी। लेकिन ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर से
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 51वीं स्टेट के तौर पर वो इसको देखना चाहते हैं, ये ख्वाहिश जाहिर कर दी है। कल महसूलात में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, ये क्लियर कर दिया गया था, जिसके बाद दूसरी तरफ से सख्त रिएक्शन आया, 25% से ज्यादा टैक्स लगा। लेकिन इस बयान ने पूरी दुनिया के अंदर सियासत इसलिए भी गरमा दी है कि सदर ट्रंप अपनी सेकेंड टर्म में 47वें सदर की हैसियत से क्या जिम्मेदारियां तफवीज कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर गजा के लिए, फलस्तीनियों के लिए, मशरक़ वस्ता के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दोबारा से पुरानी शक्ल देने के लिए और अपने तमाम इत्तेहादियों को जो उनके कभी करीब भी हुआ करते थे, जो दूर हो गए, उन सबको वापस लाने के लिए कौन सा मंसूबा है। सवालात उठने के बीच जवाब वो ये दे रहे हैं कि वो इस नारे के साथ इंतखाबी तशहीर भी आपने देखी होगी, जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि मैंने अमेरिका को मजबूत तो बनाना ही है, लेकिन सिर्फ 2 जेंडर्स, मर्द और खवातीन, इन्हीं 2 जेंडर्स के साथ, इसके अलावा बगैर किसी तीसरे जेंडर के तमाम स्टेट्स, तमाम रियासतों को एक साथ करेंगे और पुराना अमेरिका फिर से यूनाइटेड होगा। तो वो जो पुराना अमेरिका यूनाइटेड करने वाला नारा था, उसी के मुताबिक वो कनाडा को अपने साथ मिलाने की एक बार फिर से बात करते दिखाई दे रहे हैं और शायद उस मंसूबे को हतमी शक्ल देने की कोशिश है। जिस तरफ पहली छोटी ही सही बयान के जरिए पेशरफ्त हुई है, लेकिन कनाडा और उसके आसपास जितने भी हामी हैं, उनकी जानिब से इस पर तशवीश का इजहार भी किया गया है और कई खदशात का इजहार भी, जो ये मानते हैं कि अगर इस तरह का कोई मंसूबा कनाडा के लिए हो सकता है तो वो दिन दूर नहीं कि तमाम उन 76 रियासतों को जो कभी कभार कनाडा और आसपास या अमेरिका का हिस्सा हुआ करती थी, उनको वापस जोड़ने के हवाले से शायद ट्रंप का एक बड़ा मंसूबा भी मंजरे आम पर आ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जो हजारों मिलियन डॉलर इस वक्त कनाडा को बहस्ती वजीफा दिया जाता है या बहस्ती मदद दी जाती है, अगर वो हिस्सा बनते हैं तो 2 तरह से कनाडा मजबूत होगा। एक, सलामती सूरत हाल उनकी मजबूत होगी और दूसरा, इक्तिसादी तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। यानी ये बयान तब सामने आया है जब एक के बाद एक बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है और ये साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका लाइन ऑफ एक्शन में जो काम करने जा रहा है वहां पर क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल घंटी बजा दी इजराइल फिलिस्तीन के बाद, अब कनाडा पर नजर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ख्वाब देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इस भी कनाडा की मौजूदा हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के अभी तक इस दिए गए बयान पर कोई भी रद्दअमल वाज़ेह तौर पर नहीं दे दिया है। चलिए, ये तो एक बात थी आपके सामने, लेकिन खबर जरा आपको गाजा से भी बताते चलें, जहां पर तबाही के मनाजर एक तरफ कुछ अच्छी खबरें हैं जो कल से मुसलसल आपको बता रहे हैं कि 4 अलग अलग बैचेस के दौरान लोगों को छोड़ने या जो यरगमाली हैं दोनों तरफ से उनको छोड़ा जा रहा है। फलस्तीनी भी वापस लौट रहे हैं, कुछ इजराइलियों को भी छोड़ा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में इजराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर फौजी ऑपरेशन किया गया है और इस बड़े फौजी ऑपरेशन में पनाहगुज़ीन कैंप पर जहां धमाके किए गए, इतलात के मुताबिक मरने वालों की तादाद तकरीबन 3 दर्जन से मुतजावज कर गई है, जिसका मतलब यह है कि वो जो दर्जनों हलाकतों के खदशात थे उसकी अब ऑफिशियल कंफर्मेशन मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के जरिए होती हैं। लेकिन जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज एक तरफ सीज फायर एग्रीमेंट के तहत काम कर रही हैं, दूसरी जानिब खबर यह है कि नुकसान काफी ज्यादा वेस्टर्न बैंक के ऊपर पहुंचाया जा रहा है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पनाह गुज़ीन कैंप जहां मकानात के ऊपर हमले किए गए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा मकानात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। शहर जनीन के अंदर मुहाजिर कैंप है जिस पर यह ऑपरेशन हुआ है, मुतअद्दिद इमारतें तबाह हुई हैं और ऑफिशियल कंफर्मेशन जो मकामी मीडिया या अल जजीरा जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि 23 जो मुहाजिरीन की इमारतें थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। 50 फलस्तीनी शहरियों के मारे जाने की कंफर्मेशन अल जजीरा समेत बड़े चैनल्स इस वक्त कर रहे हैं और इजरायली फौज की जानिब से इमारतों की तबाही की मजम्मत करते हुए वहशियाना कार्रवाई से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से करार दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जहां शहरियों को छोड़ने का सिलसिला भी हम देख रहे हैं, बुरी खबरें वेस्टर्न बैंक से इस वक्त आ रही हैं। 50 से ज्यादा शहरी हलाक और मुहाजिर कैंप पर बड़ा ऑपरेशन इस वक्त फोर्सेज की जानिब से, खास तौर से IDF की जानिब से किया गया है। चलिए जनाब, ये तो थी कुछ अहम खबरें जो बैनुल-अक़वामी सतह की थी, जहां पर हमने आपको अपडेट किया कि दुनिया भर के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है, दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर क्या कुछ होना है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होगा ये हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर होगा एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज तो बदला हुआ है, इस बीच सियासी मिजाज पर भी कुछ असरात दिख रहे हैं। हुकूमत की तरफ से आला सतही मीटिंग बुलाई गई थी, आनन फानन में उसे खत्म कर दिया गया, मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। फिर रिजर्वेशन के मामले पर, यानी बल्दियात के अंदर रिजर्वेशन का मामला और कमेटी की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक के उस पार बड़ी खबरों पर एक बार फिर बड़ी नजर डालते हैं।
गलत है। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके के दूसरे पड़ाव पर हम आगे जरा बात जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की करते हैं। और सबसे पहले जरा मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करते हैं और आपको बताते हैं कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर पिछले 2 दिन से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी है। इस बीच शहर श्रीनगर के अंदर मतला अबर आलूद रहा और वक्फे वक्फे से हल्की बारिशों का सिलसिला भी सोबा जम्मू के कई इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिला है कल तक। लेकिन आज की जब हम खबर आपको बताते हैं तो याद रखिएगा कि 3 फरवरी को भी मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जब आप मैदानों की ओर आएंगे, शहर की ओर आएंगे, तो मतला अबर आलूद 3 फरवरी को आपको नजर आएगा। 4 फरवरी को भी इसी तरीके से मतला अबर आलूद रह सकता है, जबकि 5 फरवरी की सुबह तक यह सिलसिला इसी तरीके से चल सकता है। यानी 5 तारीख तक कहीं पर हल्की बारिशें और कहीं पर हल्की सी बर्फबारी का आगाज दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई अपनी जगह, लेकिन माहिरीन का मानना है कि अभी भी डेफिसिट ऑफ स्नोफॉल यानी बर्फबारी में कमी है और बारिशों में काफी ज्यादा कमी हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों में बहता पानी रुक रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का मनफी दर्जा हरारत और बारिशों और बर्फबारी की जरूरत आज के दिन में है ताकि सेब की पैदावार सही तरीके से हो सके, उस पर एक बहुत बड़ा दचका लग सकता है। न सिर्फ सेब बल्कि अखरोट और दीगर मामलात की सूरत हाल भी इसी तरीके से देखने को मिलेगी, जहां पर पैदावार में कमी होगी। इधर माहिरीन का मानना है कि ये तो इक्तिसादी महाज पर परेशानियां होंगी, पीने के पानी की भी किल्लत अक्सर इलाकों के अंदर देखने को मिल सकती है। बिजली की परेशानी हमारे सामने है, आंख मचोली चल रही है, क्योंकि मकामी तौर पर जो बिजली पैदा होती है उसमें काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। खुशी इस वक्त दिख रही है उन मेहमानों पर जो बैरूनी रियासत से जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और वो इस हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमा सयाहत के मुताबिक एक अच्छी खासी तादाद में सयाह पूरे मुल्क से गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और दूध पथरी के मकामात की ओर रुख कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अगरचे माह फरवरी और मार्च के अंदर नई दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर इम्तिहानात भी हैं, लेकिन उसके बरक्स भी एक अच्छी खासी तादाद में लोगों ने अपनी बुकिंग्स की है। इस तरीके के अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। तो हम बड़ी खबर ये कि फिलहाल 10 फरवरी तक मतला अबर आलूद रह सकता है, हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी और जो घना कोहरा है वो जम्मू के कई इलाकों के अंदर वक्तन फवक्तन सुबह सुबह देखने को मिल सकता है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त लगातार जारी है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, मतला जरूर कुछ मकामात पर अबर आलूद है, लेकिन सूरत हाल कंट्रोल में है और दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है। ये तो थी खबर मौसम के मिजाज की, लेकिन जरा बात हुकूमत के उस कदम की करते हैं जिसमें निजकारी का एक बड़ा फैसला था और पीडीडी को लेकर कुछ अहम तरीन फैसला जात लेने थे, जिसको लेकर बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती इदारों की तरफ से एक आला सती इजलास भी बुलाया गया था, जिसको देखते हुए हुकूमत के खिलाफ इस मुहिम के खिलाफ मुलाजमीन सरापा एहतजाज भी थे। अगर जिस एहतजाज के दौरान श्रीनगर और जम्मू की मुलाजिम अंजुमनें अलग अलग तौर पर भी दिख रही थी, ताहम कुछ अंजुमनों ने पहले ही इस फैसले के खिलाफ कि पीडीडी को मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज किया जाए, इसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था। लेकिन रात देर गए हुकूमती इदारों की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है और उस फैसले के मुताबिक अब वो मीटिंग जो मुनक्किद होने वाली थी उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। पावर रिफॉर्म मीटिंग जिसे कहा जाता था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, बाज़ाब्ता तौर पर इस रिफॉर्म मीटिंग को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और ये आला सती इजलास 5 फरवरी को दोपहर 4 बजे बुलाया गया था, जिसमें तमाम आला तरीन पॉलिसी मेकर्स और दीगर लोगों को तलब किया गया था। लेकिन अब ये मामला सामने आया है कि फिलहाल इस मीटिंग को रोक दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है और शराकतदारों के साथ
सलाह मशवरे को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। याद रखिएगा, यह कैंसिलेशन ऑफ मीटिंग तब सामने आई है जब स्टेट वाइड प्रोटेस्ट की कॉल जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से दिया गया था, कुछ सियासी जमातों की तरफ से एतराज किया गया था और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस पर हंगामा हो रहा था। उस बीच रात देर गए हुकूमती इदारों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि 5 तारीख बुधवार को 4 बजे मुनक्किदा होने वाली मीटिंग, जो मीटिंग हॉल नंबर 2 सिविल सेक्रेटरी जम्मू के अंदर होने वाली थी, जिसकी सरबराही वजीर आला उमर अब्दुल्ला जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब को करनी थी, इसे फिलहाल मुअत्तल कर दिया है, कैंसिल कर दिया गया है और आगे मशावरत के बाद ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी प्राइवेटाइजेशन का जो मामला आगे बढ़ना था, हालात और वाक़ात को जो देखना था, उसे फिलहाल एक बार रोक दिया गया है और रात देर गए ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से कि पावर रिफॉर्म्स वाली मीटिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। 5 तारीख को जो मीटिंग होनी थी दोपहर 4 बजे, इसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि हुकूमत के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ पहले ही मुलाजमीन, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो गैर इंजीनियर, चाहे वो सिविल काम करते हैं पीडीडी के अंदर, डेलीवेजर्स हैं, दीगर लोग हैं, वो लगातार अपनी अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद फिलहाल इस मामले को टाल दिया गया है और ये पावर रिफॉर्म्स मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। और मीटिंग रद्द करने के हवाले से जब ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से कि 4 बजे परसों ये मीटिंग नहीं होगी, तो उससे कुछ मिनट पहले जम्मू सूबे के जो पावर डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स के बतौर काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस ये जो कल होने वाली हड़ताल है, अभी ये कंफर्म नहीं है वो हड़ताल होगी या नहीं, क्योंकि मीटिंग तो कैंसिल हो गई है। रिफॉर्म से पहले ये फैसला लिया गया था कि हड़ताल होगी। जब जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर से कश्मीर सूबे की मुतअद्दिद तंजीमें और फिर ये भी कहा गया कि जम्मू सूबे की एक बड़ी तंजीम ने भी सपोर्ट, बल्कि 2 तंजीमों की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन पावर इंजीनियर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑडियो क्लिप शेयर करके ये तस्दीक कर दी कि वो ज़रूर इन मामलात के साथ हैं, सबको हड़ताल या प्रोटेस्ट के जरिए अपने मुतालबात मनवाने का भरपूर जमहूरी तर्ज अमल में हक है, लेकिन पावर इंजीनियर्स के मुताबिक हड़ताल से उनका कोई वास्ता नहीं। एक छोटी सी कंफर्मेशन और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। जितने भी हमारे तमाम साथी जम्मू प्रोविंस के हैं, खासतौर पे जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा, खिता पीर पंचाल से लेकर जम्मू तक, लखनपुर तक जितने भी हमारे लोग हैं, किश्तवाड़, बानियाल वगैरह सब, ये जो 4 तारीख की कोई कश्मीर की कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसका कि जम्मू से कोई वास्ता नहीं है और हम पहले भी इनसे किनारा कशी कर चुके हैं और इनका अपना मौफक हो सकता है, इनका अपना तरीका हो सकता है, ये अपना एहतजाज कर सकते हैं, हमें उससे कोई बैर नहीं है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो हमारी तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो जम्मू में जिसके लीडर्स हैं, उस कॉल के साथ नहीं है और 4 तारीख को हमारी ओर से कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पे जो आज ये 4 तारीख की बात कोई कर रहा है, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये आपका एक इस टाइम पे प्रीमैच्योर जिसे कहते हैं, बहुत ही जल्दबाजाना आपका रिएक्शन है। ये रूटीन मीटिंग है, चीफ सेक्रेटरी साहब कई बारी तो बात थी जिनने हड़ताल कल दी है, लेकिन हड़ताल होगी या नहीं, आज हम ये भी तवक्को करेंगे कि इस हवाले से कंफर्मेशन कंसर्न्ड तंजीमों की जानिब से, और ये जो दावा किया जा रहा था कि पूरे जम्मू सूबे से और कश्मीर सूबे से तमाम तंजीमें एक पेपर हैं, वो ज़रा उस बयान के बाद कोई दोबारा कंफर्मेशन आती है, उस ताल्लुक से आगे चलकर बात करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बात ज़रा एक और अहम तरीन खबर की आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखनी है। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों एक और मामला है जिस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है, और वो है रिजर्वेशन का मामला। अदालत में भी बात है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी काम कर रही है, लेकिन एक और मामला था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर वो जो रिजर्वेशन वाली बात हो रही थी, ओबीसीज़ वाली भी रिजर्वेशन का मसला जो कई मरतबा इस प्रोग्राम में आपको हमने बताया, लेकिन मुश्किलात ये हैं कि अभी भी खदशात कई तरह के हैं, ख़ास तौर से जो ओबीसीज़ के हवाले से, और जो कहा जा रहा था कि पॉपुलेशन बेस्ड सेंसस को भी मद्देनज़र रखा जाए, हुकूमत 2011 के सेंसस के मुताबिक चीज़ों पर फैसला ना कि उस हिसाब से चीज़ें ना हो, लेकिन आबादी के तनासुब से ओबीसी के रिजर्वेशन की मामला जो बात थी,
खास तौर से बल्दियाती इदारों में या जिनको आप अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं, उस हवाले से कई तरह के खदशात हैं। और इस बीच इतलात ये भी है कि मुख्तसर एक तारीख की तौसी के बाद रिपोर्ट भी मंजर आम पर आएगी और जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके खदशात को भी दूर करने की या तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने की एक कोशिश इस रिपोर्ट में इशफाक हो सकती है। हुकूमती इदारों की तरफ से ओबीसी कमीशन को एक काम सौंपा गया था जिसमें यह कहा गया था कि अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायतों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ओबीसी की रिजर्वेशन हो और इस ज़िम्मन में उन्हें यह कहा गया था कि आप अपनी तमाम तर डिटेल्स दें। अगरचे मुतल्लिका 20 डिप्टी कमिश्नरों की तरफ से थोड़ा सा ताख़ीर के साथ ये रिपोर्ट सौंपी गई और जो कमेटी की मियाद थी वो मुकम्मल हुई, लेकिन हमारी जो इतलात और ख़बर है वो ये है कि हुकूमती इदारे शायद बैक डेट में इस कमेटी को कुछ दिनों की मोहलत और देंगे ताकि वो अपनी मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सौंप दे। अभी जो हमारे पास इतलात और ख़बर है वो यही है कि कमीशन की तरफ से 6 माह तक मुसलसल काम किया गया इस पूरे मामले पर और उसके बाद जो उनका कंक्लूजन है वो ये है कि आबादी के तनासुब से ही जो है वो एससीज और एसटीज के जो मामलात है उसे हल किया जाए। और जिस तरीके से ओबीसीज के हवाले से भी बात की गई कि आबादी का तनासुब जिस तरीके से होगा उसी तरीके से यहाँ पर अगर 50% जो लोकल बॉडीज़ के अंदर सीटें होंगी, पंचायतों के अंदर, म्यूनसिपल कमेटीज़ के अंदर, बीडीसीज और डीडीसीज के अंदर, वो जनरल पब्लिक के लिए खोल दी जाएंगी। इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है। कमीशन की तरफ से वो डाटा जो है वो तमाम 20 डिप्टी कमिश्नरों की तरफ से दिया गया है, लेकिन डिले हो रहा है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट। लेकिन अब खबर यह है कि 33% रिजर्वेशन जो लोकल बॉडीज के अंदर खवातीन के लिए भी है, जिनमें एससी एसटी खवातीन भी है, और अब ये ओबीसीज को इसमें शामिल किया जा रहा है। लेकिन ये ख्याल रखा जा रहा है कि 50% से किसी भी कीमत पर वो तजावुज़ ना कर पाए। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, अगरचे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हमारे कॉन्क्लेव बदलता जम्मू कश्मीर सीजन 2 में इस बात का इशारा दिया कि अभी हाल फिलहाल कोई भी चुनाव नहीं होगा और इन चुनाव से बाहर आकर तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इत्तलात यह है कि बैक डेट में कमीशन को शायद कुछ दिनों की और मोहलत दी जाए, चूंकि कमीशन का मियाद मुकम्मल हुआ था। लेकिन अब इत्तलात यह है कि बैक डेट में शायद उसे रिवैलिडेट भी किया जाए और जो हतमी रिपोर्ट उनकी तरफ से तहरीर की गई है उसे हुकूमत को सौंप दिया जाए। कुल मिलाकर क्या कुछ है इस रिपोर्ट के अंदर, आपके ज़राया क्या कुछ कह रहे हैं? इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? इमरान से दोबारा राब्ता करेंगे, लेकिन इशफाक एक चीज़ और भी समझने वाली है कि अगर ये जो 50% वार्ड ओपन रखने की बात हो रही है, एक तरह से वो जो रिजर्वेशन वाले मसले पर हुकूमत पर दबाव बन रहा है, इदारों पर काफ़ी प्रेशर है, कमेटी भी अपने लेवल पर काम कर रही है, तो डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश हो सकती है। देखिए, डैमेज कंट्रोल वाली बात तो है ही, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल अभी मुलाजमतों के अंदर बनी है और ये चुनाव अगर होते हैं और इसमें अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। और यही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक कैब है, उसको भी ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा और बातचीत हो रही है उसको भी ध्यान में रखना होगा। और स्पेशली जो डाटा डिप्टी कमिश्नर ने सौंपा होगा उस डाटे के अंदर क्या कुछ कहा होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होगा कि किस तरीके से इस रिपोर्ट के अंदर हाल अहवाल जो है वो बताया गया है। क्या कुछ ताजा तरीन इत्तलात है और इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, जिस तरह से हम भी देख रहे हैं कि मुसलसल इस कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से बात हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि लगातार जो 1 साल से का वक्त हो चुका है और अभी भी पंचायत के इंतखाबात या फिर अर्बन लोक के जो इंतखाबात है वो नहीं हो पाए हैं और इस सिलसिले में
हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था ताकि ये तय किया जा सके कि ओबीसी यानी दीगर पसमानदा तबकों को पंचायतों, म्युनिसिपैलिटीज और दीगर मकामी इदारों में कितनी फीसद रिजर्वेशन दिया जाए। और कमीशन ये कमीशन सिफारिश करने वाला है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उनकी आबादी के तनासुब के मुताबिक हो, जैसे शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जाता है। यानी अगर किसी इलाके में ओबीसी की आबादी ज्यादा है तो वहां का रिजर्वेशन भी ज्यादा होगा। कमीशन ने यह भी ख्याल रखा है कि मजमूई तौर पर खवातीन, एसटीज, एससीज और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 50%, जिस तरह से आपने भी कहा कि 50% से ज्यादा ना हो, ताकि बाकी 50% निशस्तें आम जुमरे के लिए मखसूस रहें। कमीशन की मुद्दत जो कि 31 दिसंबर 2024 को खत्म होगी है, अब इसकी मुद्दत को मुख्तसर तोसी दी जा सकती है ताकि वो अपनी रिपोर्ट जल्द जमा करवा सके। और ये रिपोर्ट जरूरी है ताकि मकामी इंतखाबात जल्द अज जल्द मुनक्किद किए जा सके, क्योंकि इंतखाबात जिस तरह से मैंने कहा कि काफी देर से नहीं हुए हैं। और कमीशन ने ओबीसी की आबादी का डेटा हासिल किया है, लेकिन कुछ अजला से डेटा मिलने में ताखिर की वजह से रिपोर्ट जमा करने में ताखिर हुई है। पहले ही हुकूमत ने ओबीसी को सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में चूंकि 8% रिजर्वेशन दिया था, अब इस बुनियाद पर मकामी इदारों में भी, यानी कि ये जो म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत वगैरह है, इन इदारों में भी ओबीसी का रिजर्वेशन जो है तय किया जाएगा। सो मुख्तसर ये है कि ये कमीशन ओबीसी के रिजर्वेशन का तनासुब इनकी आबादी के मुताबिक तजवीज करेगा और इसके लिए जल्द से अपनी रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि 20 डिप्टी कमिश्नरों में से कुछ डिप्टी कमिश्नर ने ताखीर से दी थी, जिसकी वजह से टाइम पर ये रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है, लेकिन उसके बाद हुकूमती इदारों ने भी इस कमेटी को तौसी नहीं दी, लेकिन अब खबर आ रही है कि बैक डेट में इसको तौसी दी जाएगी। क्या ये एक्सपेक्ट करें कि इन्हीं दिनों में होगा या फिलहाल सिर्फ ये अंडर कंसिडरेशन है? देखिए, जो हमारे पास बावसूख जराया है विद इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तकरीबन मार्च के 15 मार्च से पहले जो है इस कमीशन को अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। और ये भी इतलात है कि सिर्फ 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने अपना जो डेटा है कमीशन को सबमिट नहीं किया है, और आउट ऑफ 2016 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उन्होंने अपना जो डेटा है सारा ओबीसी के रिलेटेड इस कमीशन को सबमिट किया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 15 मार्च से कबल ही जो है ये जो रिपोर्ट है सरकार को सबमिट करे और 20 मार्च से जो है सरकार इंतखाबात की तैयारियां करे, और अप्रैल के पहले ही हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में ये जो अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत के जो इंतखाबात है वो मुनक्किद कराए जाए। लेकिन इस हवाले से चूंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने हमारे कनक्लेव में कहा कि फिलहाल डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है और सरकार स्मूथली काम कर रही है, लेकिन जहां तक इस कमीशन का ताल्लुक है, आपको याद होगा 2019 के बाद मरकजी सरकार ने भी और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने भी न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नैरेटिव चलाया, और उस नैरेटिव का यह कहना था कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 3 टायर पंचायत सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी खबर थी जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जाहिर सी बात है, जब 3 टायर पंचायत सिस्टम, जब हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ही ताखीर का शिकार करेंगे तो ये सरकार, खासकर मरकजी सरकार के ऊपर कई सवालात खड़े कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि न सिर्फ यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मकामी सरकार है, उनसे ज्यादा जो इस पे कंसंट्रेशन है वो मरकजी सरकार का है, क्योंकि मरकजी सरकार ने ही 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ये 3 टायर पंचायत सिस्टम के नैरेटिव को जो है मुल्की सतह पर बढ़ा चढ़ा के पेश किया। और अब चूंकि 1 साल का वक्त भी हो चुका है और ना तो पंचायत इलेक्शंस हुए हैं, ना ही अर्बन लोकल बॉडीज के, और ना ही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, क्योंकि फिर ये जो ओबीसी का मामला बना और कमीशन बनाया गया, एक रिटायर्ड जज को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया, और इस कमीशन की मुद्दत जो है वो 31 दिसंबर को खत्म भी हुई है। लेकिन अब कुछ इनको अब तोसी भी दी जा रही है, लेकिन मुख्तसर ही इनको ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो कमीशन ने अपना जो काम है वो 90% मुकम्मल किया है। जैसे मैंने कहा कि कुछ चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कमीशन का काम मुकम्मल है, बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपने की तवक्को है, और कमेटी को कुछ तोसी भी दी जाएगी कुछ दिनों की, ताकि वो अपनी फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट रियासती इंतजामिया के सरबराह यानी चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दे। छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर, ब्रेक के उस पार आएंगे तो वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े अस्पताल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की भी खबर आपको बताते हैं, जहां पर दावे तो बड़े हैं, सूरत हाल कुछ और भी है। आगे बढ़ेंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके की सूरत हाल इस वक्त बनी है मंशियात को लेकर, और माहिरीन
जम्मू और श्रीनगर के अंदर नौजवानों को जो इलाज कर रहे हैं उनका मानना क्या, कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। ज़रा और आगे बढ़ेंगे और बात कुछ बड़े इदारों की करेंगे। मुख्तलिफ रिपोर्ट से आदाद-ओ-शुमार आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है, लेकिन बात ज़रा उस इदारे की जिसको शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर आप कहते हैं। शिकायतें काफ़ी ज़्यादा, अब तक सहूलियात के हवाले से जब जब मुश्किलात आती रहीं या शिकायतें मौसूल होती रहीं तो अथॉरिटीज़ ने इस पर काम किया, लेकिन मुलाजमीन जिनके ताल्लुक से हाल ही में या माजी करीब में काफ़ी शिकायतें मौसूल होती रहीं और इस बात की खुद अब इंतज़ामिया भी तस्दीक कर रही है कि खुसूसी मुराद मिलने के बावजूद भी स्कीम सोरा के अंदर जो मुलाजमीन हैं, अक्सर मुलाजमीन संडे को या एतवार को ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं। और ये बात कब नोटिस में आई, जब पता चला कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुलाजमीन जो नॉन गेजेटेड हैं या फिर क्लास 4th काडर के हैं, 2.5% के आसपास सैलरी इंसेंटिव या जो मुराद हैं वो लेने के बावजूद भी एतवार को वो छुट्टी मनाते हैं या इदारे में हाजिरी को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुए। अब तक तो सिर्फ ये रिपोर्ट्स आ रही थी। जब शिकायत का जवाब तलाशने की कोशिश हुई तो इस सिलसिले में एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो डायरेक्टर फाइनेंस है स्कीम्स के, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई, जो ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस डेटा जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि जो शिकायतें थी वो सही पाई गई। आज के वक्त में भी बहुत सारे मुलाजमीन जो पूरा हफ्ता तो आते हैं, लेकिन जब एतवार आता है उस एतवार के दिन का भी इंसेंटिव लेने के बावजूद, जिनमें नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ भी हैं और क्लास 4th काडर के मुलाजमीन भी हैं, स्कीम सोरा के अंदर ड्यूटीज़ पर आते ही नहीं हैं, गैर हाजिर रहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस स्कीम्स के जो कंसर्न्ड हैं उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि सारे मुलाजमीन जो स्कीम्स के अंदर काम करते हैं, मंथली अटेंडेंस जो डिपार्टमेंट ऑफ हेड्स के पास भी जाती है, सेक्शन हेड्स के पास भी जाती है, और चूंकि डेटा जब एनालाइज होता है तो सीधी सी बात है ऑनलाइन अटेंडेंस पोर्टल जो है स्कीम्स का, वहाँ पर भी डालनी ज़रूरी होती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का एक निज़ाम है हर बड़े इदारे के अंदर, सरकारी महकमों के अंदर, वो चल रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी पता चला कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस रिकॉर्ड ने इस बात की ऑफिशियली तस्दीक की, बहुत सारे मुलाजमीन इस बड़े इदारे के अंदर एतवार को शायद आप कह सकते हैं लापरवाही है, या लापरवाही टॉप लेवल पर भी कि मुलाजमीन आते नहीं और शिकायत का नोटिस लिया गया लेकिन उसमें भी वक्त लगा। और ये सब कब हो रहा है, खुद अथॉरिटीज़ बता रही हैं कि 2 से 2.5% मुराद लेने के बावजूद भी की इजाफी तनख्वाह लेने के बावजूद भी 4th क्लास या 4th काडर के मुलाजमीन और नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ एतवार को अपनी मर्जी से छुट्टी मारते हैं।
और अब तक जो शिकायतें आ रही थी, आज जाकर बाज़ाब्ता तौर पर आला हुकाम ने इस बात की तस्दीक की कि जब वो जो ऑनलाइन डेटा होता है, बायोमेट्रिक का एक निज़ाम है हर बड़े इदारे के अंदर, स्कीम्स के अंदर भी उसको फॉलो किया जाता है। जब उसको एनालाइज किया गया, डेटा निकाला गया, तो ये शिकायतें जो अब तक मौसूल हो रही थी अथॉरिटीज़ को, वो दुरुस्त पाई गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात बड़े इदारे की, तिब्बी शोबे की हो रही है, तो ज़रा कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़े पैमाने पर अद्वियात का इस्तेमाल होता है, ड्रग्स आते हैं और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये अद्वियात पहुँचती हैं। लेकिन अगर अद्वियात के मयार को समझना हो, क्वालिटी इन ड्रग्स की या इन मेडिसिन की समझनी हो, देखनी हो, तो आज के वक्त में क्या निज़ाम हमारा इतना मुतहर्रिक और फ़ाल है कि हम पता लगा सकें कौन सी दवाई मयारी है और कौन सी दवाई हो सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से वो ठीक ना हो। ये सब पता लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिसिन के जो नमूने हैं उनके सैंपल्स लेकर जिन लैब्स के अंदर आज के वक्त में भी बाज़ाब्ता तौर पर इन ड्रग्स को ले जाया जाता है। जब बात लैब्स की आती है तो एक आप कह सकते हैं भरपूर किस्म की टेक्नोलॉजी या जदीद टेक्नोलॉजी से लैस लखनपुर के अंदर एक लैब कायम है। लेकिन पता चलता है कि जब सालाना रिपोर्ट को आप देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 12,000 मेडिसिन या अद्वियात के जो नमूने हैं उनकी तशखीस 1 बरस के दौरान हो सकी है। जिसका मतलब यह है कि बाकी स्टेट्स, बाकी यूटीज और बाकी खित्तों के मुकाबले ड्रग मार्केट जो आज के वक्त में भी जांच के बगैर है, हुकाम खुद इस बात से मुश्किलात से गुजर रही है कि टेक्नोलॉजी से लैस एक लैब तो उनके पास है, लेकिन वहां पर अमले की कमी भी एक परेशानी वाला मसला बना है। और मुश्किलात ये भी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी 1 साल के अंदर नमूने जांच के लिए जब आप ले जाते हैं तो तकरीबन इनकी तशखीस की जो सलाहियत है वो 12,000 के आसपास है, जो 1 बरस में हो पाई है। जहां तक 2024 की बात है तो सिर्फ 1,968 अद्वियात के टेस्ट या नमूने लेकर उनकी तशखीस की गई। टोटल सलाहियत कितनी है? 12,000 से भी कम, यानी 12,000 1 साल में हो सकते हैं या हुए। और 2024 जो अभी साल खत्म हुआ, इसके आदाद व शुमार को खंगालते हुए पता चलता है कि लखनपुर लैब के अंदर जो काम हुआ, सिर्फ 1968 नमूनों की जांच हो सकी है। अब ये जांच किस बात की कि मेडिसिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर आती हैं उनका मयार क्या है, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स क्या है, और ड्रग मार्केट जो है वो भी अथॉरिटीज खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि बगैर टेस्टिंग के, बगैर जांच के इस वक्त चल रही है। जरा चीजों को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि बुनियादी वजूहात क्या हैं, जिस बात की तरफ सरकारी ज़राए भी तस्दीक कर रहे हैं कि अगर एनालिसिस कहीं पर करना हो ड्रग्स का तो कैसे किया जाएगा जब आपके पास लैब एक है और वहां पर भी अमले की शदीद कमी सबसे बड़ा मसला है। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, एक रिपोर्ट जो कि सरकारी सतह पर भी इस बात की तस्दीक हुई, 6 महीने पहले कहा गया था कि मजीद लैब्स जम्मू कश्मीर के अंदर खुलेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में चूंकि लखनपुर के अंदर टेक्नोलॉजी से लैस है, एक लैब काम करती है, लेकिन सलाहियत बहुत कम है। मुश्किलात दोनों एतबार से कि अमले की भी कमी है और सिर्फ 12,000 मेडिसिन के नमूनों की जांच जिसकी टोटल कैपेसिटी 1 साल के अंदर है। वजूहात क्या बताई गई हैं रिपोर्ट्स में? आदाद शुमार किस तरफ इशारा कर रहे हैं? लैब्स को लेकर हम बात करेंगे या इसके सैंपल्स को लेकर बात करेंगे। सालाना जिस तरीके से आपने भी एक रिपोर्ट बताई और मार्केटिंग टेस्टिंग के साथ जो वैल्यूज आपने बताए हैं, लेकिन लखनपुर जो लेबोरेटरी इक्विप्ड है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, जहां पर शॉर्टेज सबसे ज्यादा स्टाफ की है। यानी मैं जिस तरीके से आपने भी कहा कि 1986 टेस्ट जो कि साल 2024 में लेवल को लेकर बात करेंगे, को लेकर एक लार्ज नंबर है। मगर ऑल्सो अगर हम देखेंगे टेस्टिंग लेबोरेटरी के साथ साथ जो लखनपुर कठुआ को लेकर मैं बात करूंगा, उसकी टेक्नोलॉजी मार्च 2023 को लेकर है, जिसमें परमानेंट स्टाफ की एक बड़ी कमी बताई जा रही है जो आज तक पूरी नहीं हुई है। टास्क ऑफ टेस्टिंग के साथ साथ अगर मैं टेस्टिंग सैंपल्स को लेकर बात करूं, जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सेंट्रल असिस्टेंस की बात करते हैं, एक मिनट,
करें जी। जी जी, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था और मैं आपको बता रहा था कि अगर हम जम्मू कश्मीर कैपेसिटी ऑफ टेस्टिंग ड्रग लैबोरेटरीज को लेकर बात करेंगे, इसमें देखा जाए तो एक लार्ज नंबर से इस वक्त मार्केटिंग टेस्ट का जो वैल्यू है वो 0 हो गया है, क्योंकि लखनपुर लेबोरेटरी इक्विप्ड जो है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। जहां पर शॉर्टेज है वो सिर्फ स्टाफ की है, क्योंकि जैसे आप साहब ने खुद फरमाया 1968 जो है वो टेस्ट हुए हैं साल 2024 को लेकर। ऑल दो नए ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो एक नई फंक्शन के साथ मार्च का जो रिपोर्ट आया है उसमें भी स्टाफ की कमी पाई जा रही है। सैंपल्स के साथ साथ अगर मैं देखूं तो सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो तकरीबन 34 करोड़ जो है इंटरेस्टेड प्राइवेट कंपनीज को लेकर बताया जा रहा है। तो ड्रग फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज के हवाले पास हमारे पास जो खबर है उसमें ये है कि कठुआ के साथ साथ अगर मैं बात करूं सालाना 10,000 टेस्ट, मगर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ ये टेस्ट जो है वो हो नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं दूसरे सोर्सेज के एंड से बात करूं तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो सेंट्रल असिस्टेंस, जिसमें मैंने आपको बताया पहले ही 34 करोड़ रुपए है, जिसकी एक फुलिंग वर्किंग कैपेसिटी है। मगर जितने भी ब्रांड्स हर साल आते हैं जम्मू कश्मीर में या लेबोरेटरीज के हवाले से, अच्छा, इतना ये है कि इरफान की आउटसोर्स किया गया है, HR यानी ह्यूमन रिसोर्स जो वहां पर है सिर्फ 1-2 लोग ही परमानेंट है, बाकी सारा आउटसोर्स किया गया है। क्या मैं इसका मतलब ये मानूं जो एदाद शुमार हमारे पास है कि 90% के करीब वो दवाइयाँ जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर बेची जाती है वो बिना चेक के होती हैं और उन्हें किसी भी तरीके का चेक नहीं किया जाता है? देखिए बिल्कुल गवर साहब, लेबोरेटरी श्रीनगर एस्टैब्लिशमेंट टेस्टिंग कैपेसिटी के साल बाद से अगर मैं बात करूं तो इसमें जिस तरीके से आपने भी बताया आउट ऑफ 11 सैंपल जो है उसमें सब स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं और 11 सैंपल ऐसे हैं जो विदाउट लेबल्ड भी है। यानी कठुआ जिस तरीके से मैं प्लान को लेकर बात कर रहा हूं, इसमें ऑल दो जो ज्वाइंट डायरेक्टर है उनका भी मानना है, जो फूड एंड कंट्रोल को लेकर हैंडल करते हैं, उनका मानना है कि 2 श्रीनगर के लिए है, 3 लोग जम्मू के लिए है। अब आप देख लीजिए जिस तरीके से फंक्शनिंग सैंपल्स है वो पूरे मार्केट में एनुअली अगर हम देखेंगे लाखों में जाते हैं कंपनीज को लेकर, जिसकी कैपेसिटी 90% सोल्ड इन द मार्केट है, जो टेस्टिंग के बगैर है और लेबल्ड के बगैर है। यानी हम आम साफ तौर पर लोग भी समझ सकते हैं और वो माहिरीन भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक बहुत बड़ा ये स्कैम भी है, यानी हम ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा लूप होल ड्रॉबैक भी है। जब आप लेबल के बगैर या सबस्टैंडर्ड मेडिसिन जो है वो मार्केट में जाएंगे वो भी विदाउट दिस सैम्पलिंग एंड विदाउट टेस्टिंग, तो जाहिर सी बात है इसका कितना बड़ा वाइटल रोल बनता है उन कंपनीज का और खासतौर पर टेस्टिंग लैब्स का, जिसकी कैपेसिटी मैन पावर को लेकर 0 है। सईद इरफान फाजिल बता रहे थे कि जो अद्वियात हमारे मार्केटों के अंदर दस्तयाब है क्या उन पर सरकारी चेक है, क्या उसे प्रॉपरली देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, क्या ये सबस्टैंडर्ड तो नहीं है, क्या ये सही तरीके से है? तो पता लगा कि हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट लेबॉर्ट्री तो है, यानी एक आला मयार की लेबॉर्ट्री बनाई गई है जिस पर मरकज़ी और रियासती हुकूमत ने एक ज़र कसीर खर्च किया है। लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि इस लेबॉर्ट्री के अंदर जो मुस्तकिल मुलाजमीन होने चाहिए थे ताकि इस निज़ाम को और ज़्यादा फ़ाल, मुतहरिक और बेहतर बनाया जाता, मरीज़ों को सही दवाइयाँ मार्केट के अंदर मिलती, सही रेट्स उनके मिलते, वो यहाँ पर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट जो है, HR डिपार्टमेंट जो है वो आर्जी मुलाजमीन या आउटसोर्स करके चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर की ये बनी हुई। उम्मीद है कि वज़ीर सेहत साहिबा इसकी ओर तवज्जो दें, बजट आने वाला है और ये हमारी जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम जो लेबॉर्ट्रियाँ चल रही हैं इन्हें ज़्यादा फ़ाल, मुतहरिक बनाया जाए ताकि सैम्पलिंग का प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ हो और उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो सबस्टैंडर्ड या किसी भी तरीके से हिफ्ज़ान सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेहत के मामलात की बात हुई है तो ज़रा आपको राजौरी ज़िला लिए चलते हैं, बढाल का गाँव, जहाँ पर थोड़ी सी सूरत हाल गुज़श्ता कुछ दिनों या हफ्तों के मुकाबले बेहतर हुई है। 17 पुरअसरार अमवात के बाद तहकीकाती अमल जारी है, पुलिस अथॉरिटीज़ अपनी जगह लगी हुई हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि राजौरी 2 बड़ी टीमें आई। एक PGI चंडीगढ़ की टीम जो सैंपल्स लेने के बाद वापस रवाना हो चुकी है। एम्स दिल्ली की जो टीम है वो तहकीकात में इस वक्त भी मसरूफ़ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जहां 1 दर्जन के करीब लोग जिनको निगरानी में रखा गया है उनसे मुलाकात हुई है और गायों के भी टेस्ट लिए गए हैं, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। लेकिन दोनों बड़ी टीमें और दूसरी तरफ जो सिट का गठन किया गया था, जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी बडहाल राजौरी के अंदर, वो भी अपनी जगह लगी हुई है। मगर बड़ी बात यह है कि अभी तक जो हमारी जानकारी है
किसी भी नतीजे पर या किसी किस्म के अगर ये कहें कि कोई रिपोर्ट आई हो जिससे ये कंफर्म हो सके। एहतिजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला भी चला कि ये जो किलिंग्स हो रही हैं, अमवात हो रही हैं, जिम्मेदार कौन लोग हैं, जल्दी से इस पर तहकीकात हो। ये सारा सिलसिला हमने देखा। राजौरी शहर से बढ़ाल गांव तक तहकीकाती टीम भी लगी हुई है। खबर है कि 300 प्लस लोगों से पूछताछ एसआईटी ने भी की है। अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि वो जो एक किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल, जो अमवात का सिलसिला था, हर हफ्ते बुरी खबरें आ रही थी, थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा और अब सिचुएशन रफ्ता रफ्ता ही सही ठीक शायद हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जमशीद मलिक भी हमारे साथ हैं। जमशीद फोन लाइन पे हमें ज्वाइन किए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये बताइएगा कि बढ़ाल गांव के अंदर क्या है, और जो लोग बाहर से आए, जो बड़ी टीमें आई जिसमें पीजीआई की टीम वापस चली गई है, एम्स दिल्ली की टीम इस वक्त मौजूद है, इस तरह की कंफर्मेशन है, क्या ओवरऑल सूरत हाल है? यानी ये मानकर चलें क्या बढ़ाल मुकम्मल तौर पर या कुछ हद तक उस वो जो गैर यकीनी सूरत हाल थी उस सिचुएशन से बाहर निकला है? बढ़ाल इस वक्त बड़ा चैलेंज भी बना हुआ है। उसकी बड़ी वजह यही कि 17 अमवात हुई है मगर अभी तक उनका कारण सामने नहीं आ पाया है। बड़ा चैलेंज जरूर है। उसको देखते हुए कई बड़े कदम उठाए गए, मगर जहां तक ये बात रही कि ये कहें कि सूरत हाल बेहतर हुई है, ऐसा भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 दिसंबर और 12 दिसंबर के बाद 1 महीने तक बिल्कुल खामोशी रही थी, और 1 महीने के बाद दोबारा 12 जनवरी को भी इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया था। इसलिए इस हालात को देखते हुए लगातार ये जांच की जा रही है क्या कारण है जिस कारण लोगों की अमवात का सिलसिला शुरू हुआ था। और उसको देखते हुए पहले जहां कई बड़ी टीमें पहुंची, उसके बाद अब चंडीगढ़ पीजीआई की एक स्पेशल टीम पहुंची, और होश के रवाना होने के बाद आज 5 रुकनी टीम एम्स की भी यहां पहुंची है, जिसमें डायरेक्टर एम्स के भी शामिल हैं। वो कल बढ़ाल में पिछले 2 दिनों से थे। उसके बाद मरीजों से भी मुलाकात कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त जेरे इलाज हैं उनकी तादाद भी 11 के आसपास है, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर है। उनसे भी बातचीत उनके करने के बाद उसके बाद कुछ चीजों के, खास करके असलम मोहम्मद असलम का घर भी खोला गया, जिसको सीज किया गया, क्योंकि इस इलाके में तमाम घर कारोबारी जो मराकिज है उनको भी बंद किया गया, अदारे बंद किए गए हैं, और असलम के घर को खोलकर उसके घर से भी कुछ नमूने लिए गए, मिट्टी के नमूने भी वहां से लिए गए, क्योंकि ये चीज साफ निकलकर अभी तक नहीं क्लियर हो पा रही है कि क्या कारण है जिस कारण लोगों की मौत हुई या लोग बीमार हुए। उसको देखते हुए ये लगातार आगे देखने को मिला कि मुख्तलिफ टीमें राजौरी और बढ़ाल का दौरा कर रही हैं। उसी के चलते ये टीम भी आज पहुंची है, क्योंकि इस वक्त तक इस मामले का कहीं से भी कोई ऐसा सुराग नहीं निकल पा रहा कि क्या कारण रहे हैं इसके। उस कारणों को जांचने के लिए ये इस तरह की टीमों का लगातार यहाँ आने का सिलसिला जारी है। जहां तक बात रही, क्योंकि 7 दिसंबर को पहला मामला सामने आया, उसके बाद 12 दिसंबर को, उसके बाद एकदम बिल्कुल खामोशी हुई, क्योंकि तब तक 9 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी, और उसके बाद बिल्कुल हालात नॉर्मल लौट आए। नॉर्मल के बाद 1 महीने के बाद 12 जनवरी को दोबारा इसी तरह का मामला सामने आता है, और फिर इस वक्त तक 17 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके बाद इंतजामिया ने कई कदम उठाया है, जिसमें लोगों को वहां से हिजरत करके राजौरी लाया गया, जिसके 364 अफराद ऐसे थे जिनको राजौरी में इस वक्त रखा गया। 2-3 मुख्तलिफ सरकारी इमारतों के अंदर 87 खानदान में ये लोग शामिल थे। उसके बाद इंतजामिया ने पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन कर दिया गया, और उन लोगों के लिए या खाने पीने की अशिया तक जो है वो इंतजामिया की तरफ से इनको फराहम की जा रही है, और जांच के बाद इनको तमाम चीजें दी जा रही हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज निकलकर सामने नहीं है। हालांकि ये जरूर दावे किए गए कि कुछ टॉक्सिन इनके अंदर से पाए गए, मगर अभी तक उनमें भी पूरी तरह क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन से टॉक्सिन या कैसे पाए गए, किस तरह इन लोगों ने कंज्यूम किए। ये चीजें देखने वाली हैं। अगर टॉक्सिन पाए गए तो उसको देखते हुए ये टीमें लगातार यहाँ, एम्स की टीम आज यहाँ पहुंची है, जिसमें डायरेक्टर उनके साथ है, और वो 5 रुकनी टीम पहले बढ़ाल पहुंची। बढ़ाल बाद उन्होंने इन मुतासर जो अच्छा, ये जो पानी के नमूने, मिट्टी के नमूने, ये सब हासिल तो किए गए, लेकिन हमने देखा था बंदिशें आयद की गई थी, लोग जो बढ़ाल से राजौरी मुंतकिल किए गए थे, वापसी का कोई जल्द प्लान है? तवक्को करें अगर सिचुएशन थोड़ी थोड़ी ही सही, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है? ऐसे हालात अभी नजर नहीं आ रहे। इसकी बड़ी वजह यही है कि पहले जिस तरह मैंने बताया कि 1 महीने के बाद दोबारा ऐसे मामले सामने आए, उसके बाद फिर एक बार उसी तरह की खामोशी है। इसलिए इंतजामिया कोई इस तरह का कोई कदम नहीं लेना चाहिए जब तक कुछ मामला हल नहीं होगा, और जब तक ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी कि किस कारण इन लोग बीमार हुए, इनकी मौत हुई, तब तक ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा कि इन लोगों को यहाँ से वापस भेजा जाएगा। क्योंकि इंतजामिया की तरफ से यहाँ मस्जिद के इन लोगों के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जब बच्चों की तालीम मुतासर ना
हूँ, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इनके खाने पीने की अशिया के साथ लोग जो मजदूरी करते थे उन लोगों के लिए भी यहाँ अंदर ही कोई काम तलाश करने की चीजें सामने आ रही हैं। इससे ये लग रहा है कि तब तक कि इन लोगों को यहाँ से वापस रवाना नहीं किया जाएगा जब तक ये मामला साफ नहीं हो पाएगा कि किस कारण इन लोगों की मौत और ये लोग बीमार हुए। आसिफ जमशीद तफसीलात फराहम करने के लिए फिलहाल दो बड़ी टीमें, एक तो पीजीआई चंडीगढ़ से जो टीम गई थी वो वापस रवाना हो गई है सैंपल्स लेकर, और गायों के भी जिनका दूध इस्तेमाल किया जा रहा था उनके सैंपल्स लिए गए हैं, और साथ साथ 11 से 12 मरीजों से मुलाकात जीएमसी राजौरी के अंदर हुई है। लेकिन एक टीम जो एम्स दिल्ली की है वो फिलहाल राजौरी के अंदर ही मौजूद है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छी खबर यह है कि अमवात का वो सिलसिला थमा, लेकिन बुरी बात यह है या जिस पर तशवीश का इजहार किया जा रहा 55 से 60 दिन, लेकिन अभी तक रिपोर्ट का पहला कोई सफ़ा या कोई तहकीकाती अमल कहाँ तक पहुँचा, उस हवाले से कोई क्या ये जो नमूने हासिल किए जा रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, पूछगछ हो रही थी, अमवात की असल वजह का पता शायद ऑफिशियली नहीं लगाया जा सका है। चलिए जनाब, ये तो थी खबर बहरहाल की, जहाँ पर अभी एजेंसियाँ महवे तहकीकात है, माहिरीन दिल्ली से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, राजौरी के अंदर है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि पता लगे कि आखिर ये मामला था क्या जिसने 17 लोगों की जान ली है। मामले के बीच जरा बात मुलाजमीन की करते हैं, क्योंकि सिविल सेक्रेटरीट ने एक बार फिर हुक्मनामा जारी कर दिया और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम मुलाजमीन के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो डॉक्यूमेंट होता है उसे वो आप 15 फरवरी तक भर सकते हैं। एक आखिरी मौका जो दिया गया है जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को कि फाइनल मौका होगा कि आप सबमिट करें अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न्स, और बाज़ाब्ता तौर पर जो पोर्टल बनाया गया है प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम के तहत उसे आप 1 फरवरी से 15 फरवरी सन 2025 के दरमियान जमा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि बेशतर मुलाजमीन की तरफ से अभी अपने प्रॉपर्टी रिटर्न बाबत साल 2024-25 जमा नहीं कराए गए हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड एक फॉर्मेट है। अगर वो इसमें नाकाम रहते हैं 15 फरवरी के बाद तो उनके खिलाफ हुकूमती इदारे जो है वो कार्रवाई भी करेंगे। याद रखिएगा कि इस तारीख को बढ़ा दिया गया था क्योंकि इससे पहले जो जीएडी का एक हुक्मनामा था वो 27 दिसंबर सन 2024 लास्ट डेट दी गई थी, जिसके बाद अब इसको बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया और तीसरी मर्तबा अब इसको बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया गया है। इतलात और खबरों के मुताबिक टॉप मोस्ट ऑफिशियलों समेत नीचे जो काम करने वाले लोग हैं जिनके पर यह जिम्मा आयद है कि वो अपना एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स जो है वो पीआरएस पोर्टल के अंदर दाखिल करें, उनकी तरफ से भी लैतुलैल किया गया है। जिसके बाद अब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने 15 फरवरी तक का मौका दिया है कि तमाम मुलाजमीन जो है वो अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा करें। prsjk.gov.in पर जो लिंक जारी किया गया है 15 फरवरी के बाद किसी के भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और जो फेल होगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने में उसके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई भी की जाएगी। ये मुलाजमीन के लिए अहम इतला और खबर जो हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन जरा बात साल 2025 के दौरान हज की भी करते हैं। अय्याम हज को लेकर अगर सऊदी हुकूमत भी गियर अप हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम तैयारियों को मंतक की शक्ल तक दे पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। रमज़ान के बाद फ़ौरन तमाम मशीनरी जो है वो हरकत में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बीच सेंट्रल हज कमेटी और जम्मू कश्मीर हज कमेटी भी मुतहरिक होती हुई नज़र आ रही है और हज 2025 के हवाले से उन तमाम लोगों को इत्तला दे दी गई है जिन्होंने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन फाइनल कर दी है और जिनकी सीटें रिजर्व कर दी गई है कि वो साल 2025 में हज बैतुल्लाह पर रवाना होंगे श्रीनगर और जम्मू से। उनके लिए ये कहा गया है कि वो अपने तमाम तर दस्तावेज़ात जिनमें पासपोर्ट और जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं वो हज कमेटी के दफ्तर में जमा करें। श्रीनगर के जितने भी हाजी साहिबान साल 2025 में हज पर जाना चाहते हैं और उन्होंने अपनी तमाम दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, पेमेंट जमा करवाई हैं, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सेंट्रल ऑफिस यानी सेंट्रल जो जम्मू कश्मीर हज कमेटी का दफ्तर बेमिना के अंदर है वहाँ पर वो ये पासपोर्ट और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं वो जमा करें। और उसके साथ साथ जो तमाम अजला के अंदर लोग हैं वो अपने मज़कूरा डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तर में इसको जमा करवा सकते हैं। 3 फरवरी से 18 फरवरी के दरमियान
तमाम तर डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया है उन ख्वाहिशमंद हजरात के लिए जो हज 2025 के लिए नामजद किए गए हैं। श्रीनगर के लोग जो है वो हज कमेटी के अंदर भी दे सकते हैं और बाकी मानदा लोग जो है वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं। 3 फरवरी से 18 फरवरी के दरमियान जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से हज 2025 के हवाले से ये वजाहत कर दी गई है कि ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट, उसके साथ साथ एक अदद फोटोग्राफ जो पीछे से ब्लैक एंड वाइट हो, यानी उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड वाइट में हो, उसके साथ साथ पेइंग स्लिप पे 2 इंस्टॉलमेंट्स की जो हज कमेटी के हवाले से एक कॉपी उनके पास है, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर हज कमेटी के दफ्तर के अंदर जो है वो जमा करवा सकते हैं या मज़कूरा डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों में भी ये जमा करवा सकते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ये नोटिस जो है वो हज कमेटी की तरफ से जारी कर दी गई है। 3 फरवरी से 18 फरवरी के दरमियान तमाम तर ये डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाने होंगे। अब की बार कोटा बहुत था लेकिन दरख्वास्त दहंदगान कम थे। माना जा रहा कि पैसे की किल्लत या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी न होने की वजह से पहली मरतबा ये देखने को मिला कि मरकज़ ने तो सीटें बढ़ाई लेकिन ख्वाहिशमंद अफराद न तो लद्दाख से और ना ही जम्मू कश्मीर से उतने थे जितनी सीटें दी गई थी। तो हज 2025 के हवाले से आज़मीन जो पासपोर्ट जमा करने की जिन्हें हिदायत दी गई है श्रीनगर के बिमना वाक़ हज हाउस के अंदर, वो चूँकि इस बार तकरीबन निजी जो टूर ऑपरेटर्स हैं 13,000 प्लस आज़मीन हज अदा करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उनके हवाले से ये खबर बहुत ज़रूरी थी। आगे बढ़ेंगे बात अब ज़रा, चूँकि एक अस्पताल की बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने स्किम्स के हवाले से जहाँ कुछ शिकायतें थी, लेकिन एक और अस्पताल जम्मू के अंदर जो काफ़ी बरसों से खिदमात अंजाम दे रहा है जिसको आप CD हॉस्पिटल या चेस्ट डिजीज़ अस्पताल कहते हैं, इस अस्पताल के अंदर भी सहूलियात बेहतर हों, टेक्नोलॉजी से लैस हो, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को सहूलियात मज़ीद बेहतर मिले और तिब्बी सहूलियात के फुकदान को दूर किया जाए। इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए एक बड़े मंसूबे पर काम शुरू हो गया है और ये बड़ा मंसूबा प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके तहत इकदाम किए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अब ये तवक्को की जा रही है कि इस मंसूबे के मुकम्मल होने से चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल जम्मू के अंदर एक तो ICU जो सर्विसेज हैं, जो खिदमात हैं वो बेहतर होंगी और इमरजेंसी खिदमात भी बेहतर होने की तवक्को की जानी चाहिए। कुल मिलाकर सरकारी खजाने से 44.5 करोड़ रुपए इस बड़े मंसूबे पर खर्च हो रहे हैं और इस मंसूबे पर काम शुरू भी हुआ है। एक G+3 बड़ी इमारत, बड़ी बिल्डिंग, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ये इमारत होगी जो तकरीबन 1650 स्क्वायर मीटर्स यानी इतने रकबे पर या इतने एरिया पर फैली हुई बनती आपको दिखाई देगी। मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल डिवीज़न या MHHD ऑफिस आप कह लीजिए, वो बनेगा, वो बनने की, और ये मंसूबा जिसकी अब शुरुआत हुई है, जिसके तहत काम शुरू हुआ है, 2-3 मरतबा इसके तहत काम शुरू हुआ लेकिन बीच में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से काम रोकना भी पड़ा। अब जब इस मंसूबे पर या इस इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत काम होगा तो एक बड़ा 100 बेडों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी CD अस्पताल के अंदर बनेगा और तवक्को की जा रही है कि उससे मजीद अस्पताल के अंदर एक तो वो जो कहा जा रहा था कि जगह कम होना या एक कैपेसिटी, वो आपकी ये मानकर चलिएगा कि जो ऑलरेडी जितने मरीज इस बड़े अस्पताल में आ सकते थे उस कैपेसिटी को मजीद बढ़ाना एक सरकार का, इसलिए भी ये मंसूबा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, जब तकरीबन 45 करोड़ रुपए का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, न सिर्फ ICU और इमरजेंसी सर्विसेज बेहतर होंगी बल्कि जदीद किस्म की सहूलियात और जो तिब्बी आलात एक बड़े अस्पताल में, ख़ास तौर से चेस्ट डिजीज़ जैसे अस्पताल में जहाँ पर छाती के अमराज में मुब्तला मरीजों को लाया जाता है जिनको UT से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, उस हिसाब से भी काम किया जाएगा। और प्रोजेक्ट जो कि HSCC नामी कंपनी को, जो नोएडा बेस्ड कंपनी है, उसने ये पूरा प्लान, पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरी एग्जीक्यूशन करनी है, उसको सौंपा गया है। बड़ी खबर ये कि अब चेस्ट डिजीज अस्पताल जम्मू भी जदीद खदोखाल पर तामीर होगा। आपको याद होगा इससे पहले 3 बड़ी परेशानियां इस अस्पताल को बनाने के हवाले से आ रही थी। एक ये कि जो स्टाफ क्वार्टर्स थे, मैकेनिकल और हॉस्पिटल डिवीज़न का जो ऑफिस था, और उसके साथ साथ जो LT और UT लाइंस लगी हुई थी उनको शिफ्ट करना था। न सिर्फ इतना बल्कि जो दरख्त इसके आसपास लगे थे उनको काटने के हवाले से बाज़ाब्ता प्रॉपर परमिशन और टाइमिंग भी चाहिए थी।
जिसकी वजह से थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अब खबर यह है कि तमाम तर चैलेंज को मुकम्मल कर लिया गया है और रास्ता खुल गया है कि इस बड़े एग्जीक्यूशन को किया जाए ताकि जम्मू सूबे के अंदर छाती और दमे से मुस्तलिक मरीजों को मुनासिब तिबी इमदाद मिले। और अब ये नया अस्पताल बनने जा रहा है जिस पर तकरीबन 44.5 करोड़ रुपया ज़र मुबादला जो है वो खर्च किया जाएगा और एक कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट जो है इसका बना दिया गया था पहले ही, और माना जा रहा है कि मरकज से लेकर रियासती इंतजामिया की मावनत से इस चस्ट डिजीज अस्पताल जम्मू को तामीर किया जा रहा है। की जा सके, आपकी बात हो सके, लेकिन ज़रा खेल के मैदान से एक खबर बता दें जो हमारे ख्याल में एक अच्छी खबर है और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए खेल के मैदान से ही सही मगर अच्छी खबर इन खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को और बिलखुसूस उनको दी जो खेल से वाबस्ता हैं। और बड़ौदा को जम्मू कश्मीर ने 182 रनों से शिकस्त दी प्री क्वार्टर फाइनल में। साहिल लोत्रा, इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों के यानी आप टीम एफर्ट कह सकते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज इस तरफ ले गई कि आपने कम से कम 182 रन से न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई 11 बरसों की तवील मुद्दत के बाद। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके बाद जब मुकाबला जम्मू कश्मीर की टीम खेलेगी तो वहाँ पर केरला उसके सामने हो सकता है। फिलहाल चूँकि अभी रेटिंग्स पर भी सबकी नज़रें हैं और ये जो मुकाबला हुआ है जिसमें जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली इनिंग्स में 246 रन बनाए, जवाब में बड़ौदा की टीम 166 रन पर आउट हो गई। दूसरी इनिंग में जम्मू कश्मीर ने 284 रन बनाए, ऑल आउट हो गई। और वो जो पहली इनिंग में 80 रन की लीड थी वो मिलाकर 284 के साथ 357 रन पुल हो गए थे, तो 358 रनों का लक्ष्य था या टारगेट दिया गया था बड़ौदा को। और बड़ौदा की पूरी टीम चौथे और आखिरी दिन दूसरे सेशन में पहुंचते पहुंचते 182 रन बनाकर आउट हो गई। और साहिल लोत्रा जम्मू कश्मीर के राइट आर्म स्पिनर जिन्होंने कुल मिलाकर 26 ओवर में 4 मिडन फेंके, 75 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। पहली इनिंग में भी इन्होंने 4 विकेट हासिल किए थे। आबिद मुश्ताक ने 3 विकेट लिए और बैटिंग में शानदार कारकर्दगी रही। पहली इनिंग में 71 रन बनाए कन्हैया वाडवान ने और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने फिर से शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया और एक रिस्पेक्टेबल टोटल पर पहुंचाने के लिए 84 रन की शानदार इनिंग खेली। 122 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके लगाए। जब शुभम खजूरिया जम्मू से जिनका ताल्लुक 178 गेंदे, जबरदस्त कंसिस्टेंसी उसको बरकरार रखा, 94 रन बनाए, 11 चौके, 52.81 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने भी टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। तो आबिद मुश्ताक, साहिल लोत्रा, शुभम खजूरिया और वाडवान की शानदार बैटिंग और बॉलिंग या कुल मिलाकर शानदार फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में जबरदस्त परफॉर्मेंसेज जम्मू कश्मीर को इस नतीजे पर ले गई कि 2014-15 के बाद 11 बरसों की तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है जहां उसका मुकाबला केरला से होगा। इससे पहली परफॉर्मेंस बिल्कुल मत भूलिएगा जहां रोहित शर्मा, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी उनके सामने थे, जहां पर आपने इससे पहले देखा अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी उनके सामने थे। लेकिन मुंबई की टीम को भी इससे पहले शिकस्त दी थी 5 विकेटों से और अब जाकर दूसरा मैच लगातार जीतकर शानदार परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू किया है। चलिए, कुछ कॉल्स आना भी शुरू हुई हैं। तकनीकी खराबी की वजह से बहुत कम कॉल्स हम ले पा रहे हैं, लेकिन कुछ मिनट्स हैं, कुछ लोग ज्वाइन भी किए। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो। हाँ गौर साहब आदाब। जी आदाब सर। गौर साहब ये ट्रेन कर पाए कि आज के 7 वरी प्राना ट्रेन सर्विस ये जम्मू टू श्रीनगर वो तो ये पाइक कर आए तमाम ट्रेन सर्विसेज का ताल्लुक है जी। जो हमारे पास इतलात है वो यही है कि फरवरी के आखिर तक मुझे उम्मीद है
ये चलनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक जो अभी ट्रैक का काम चल रहा है यहाँ जम्मू पर, एक तो इसको थोड़ा सा और तेज़ी के साथ लिया गया है, ये मुकम्मल होगा। जम्मू वाला जो पोर्शन हमारा पठानकोट तक है इसको दोबारा से ठीक किया जा रहा है और जम्मू स्टेशन वाले ट्रैक को थोड़ा सा देखा जा रहा है। उसके फ़ौरन बाद ही मुझे लगता है कि इस महीने के आखिर तक एक मेजर अनाउंसमेंट जो है वो दिल्ली से हो सकती है, जब आप कटरा और कटरा से सीधे श्रीनगर तक चलेंगे, क्योंकि हॉल स्टेशन छोटा सा कटरा के अंदर है। उम्मीद है कि माई फरवरी के आखिर तक ये सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर जम्मू स्टेशन पर काम जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? अली मोहम्मद बिजवारा से। जी अली मोहम्मद साहब। सर मैंने तकरीबन चार साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए वो क्या कहते हैं इसको ड्रेन की, मगर आज तक नहीं है। ठेकेदार को निकल गया अलॉटमेंट, मगर वो काम नहीं करता है सर। ये कौन सा डिपार्टमेंट है अली मोहम्मद साहब, ये जो ड्रेन की अलॉटमेंट आप कह रहे हैं? R&B अच्छा वो 4 वरी करन वही अलॉटमेंट द्राम तमिस, मगर सु छन कमै लाग। ये अलॉटमेंट कार से तिमन द्रामस, अलॉटमेंट कार से तिमन द्रामस, फ्रेंड्स कॉलोनी बिजबहरा अलॉटमेंट छु पारुस द्रामस। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। पिछले साल अलॉटमेंट हो गई है काम की, लेकिन काम लगा नहीं। फ्रेंड्स कॉलोनी बिजबियारा से कॉल कर रहे थे अली मोहम्मद साहब, और शिकायत ये थी कि हुकूमत तो वादा करती है, वादा निभाने के लिए ऑर्डर्स भी जारी किए जाते हैं, लेकिन अमली मैदान में बाद में अभी तक हुआ नहीं। कुछ 3 साल से ड्रेन बनाने के तकदौ में ये पूरा इलाका है, फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका, साउथ कश्मीर से। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। इशफाक से बाहर सबसे अल्लाह ताला से न तो सलामत तो जो वसादत से चाहिए पर सान मताल वार बाताम आदा गवर्नमेंट है अशी बड़ शुक्रगुजार तुम अरब जी मी के तरह हो गए कि आप नल को वुचन सु या साइड से नल कई के कि नूर बाग ओसिया कारने तो ये मोवस त्रे गाड़ी आयो ये च वहां हफ्ते में अगलो पत जवा 5 लीटर कारण साइड ने ये च गार छेठ मार पत क्या पोज है दुयम चाहिए ये नल अच्छी आदि रेल बनामत आसन कहाँ कुन कस्म का हिसाब किताब तुम जो मुतालबा बड़ खतरनाक मुतालबा। हाँ मेहरबानी जावेद राना सब निस मामलस तिंदिस निगरानी तल यह जल जीवन मसल तिमन ताम यह मामल वातन युत जन तुंद यह मसल हल ग आबुक त्रेशुन और योताम ड्रेन मामल पतम लट तह कोशिश और इंतजामी अमूर चलावन वाले अफसरों दिचो वसी यकीन कि ना ड्रेन मामल गल हल। इंशाल्लाह नए सर तुलो यह मामले ADC सोपोरस सत बाकियन जिम्मेदारन सत युत जन तुम राहत मिलित हे। एक और कॉलर है जी। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुझु वारे से अच्छा ठीक स्टोरी टीम छा वारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दिन इज्जत ज्यादा और जान बिल्कुल मन न जुनाब बेटे युथ कन अख तुहस काल सहल सा लगनी तुझु मदद मशरा वन तो क्या दलील है। नंबर 2 अस ज्यादा भरोस गो खुदा पे तुझ कत पकनावान ब्रोट वन इन वोल शब बारात अथ माह रमजान बाकी चीज मस्जिदन इंतजाम आस्थान बुकजातन इंतजाम सेहत सफाई लाइट बाकी चीज खन खुर्दनी इंतजाम करो जनाब बेटी अत तुलो काफी कदम अल्लाह ताला दी तुम कामयाबी क्या तुम करो ड्रगस पे बाकी चीजन पे मगर ये सामान जरूर सोफी साहब सड़ा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, नाम बताइएगा, कहां से? हेलो। चलिए लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम के। हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि 10 बज रहे हैं, आसिफ रशीद और मुझे आप देंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा प्रोग्राम सलाम जेके में आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। जब तक के लिए हम सबको अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। आज तकनीकी वजूहात की बिना पर अच्छा चलिए जी आ गया जी वेदर अपडेट आपके सामने आ गया जी। -1.5 डिग्री शहर श्रीनगर का वेदर अपडेट रहा है।
काजीगुंड -1.4 और कुपवारा -1.1, पहलगाम -5.7 और गांधरबल के अंदर -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यानी कुल मिलाकर माइनस टेम्परेचर सोबा कश्मीर के अंदर। बांडीपोरा -1.2, बारामूला -0.1, पुलवामा -0.3, शोपिया -1.2 और बडगाम के अंदर -0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बांडीपोरा को छोड़कर आज बाकी इलाकों के अंदर जब आप देखेंगे तो धूप और बादल एक साथ आपको नजर आएंगे। इसके बाद जम्मू चलते हैं, जहां पर रात का दर्जा 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सामा 5.2 रात का दर्जा रिकॉर्ड किया गया और कटरा के अंदर कम से कम दर्जा 7.2, रामबन के अंदर 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और किश्तवाड़ के अंदर 1.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मतला बरालू 2 मकाम पर रेस्ट आपको आज धूप नजर आएगी। उधमपुर के अंदर आज पूरे दिन धूप खिलती रहेगी, लेकिन रात 4.1 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया। पुंछ के अंदर 2.1, यहाँ पर आज बारिशें बर्फबारी का इम्कान है, लेकिन सुबह लद्दाख आते हुए आज बादल भी और धूप भी दिखेगी। रात करगिल के अंदर -6.0 डिग्री सेल्सियस, द्रास के अंदर -8.4 डिग्री सेल्सियस और लेसर तरीन इलाका बना है, जहाँ पर दर्जा -10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त आज यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को दे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा होगी मुलाकात। अल्लाह मियां नासिर।